हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था को पढ़ेंगे। दोस्तों, यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें पहला ही क्वेश्चन पूछा है। देखिए, इस संवैधानिक विकास एवं विशेषता से पहला क्वेश्चन पूछा है, अवशिष्ट शक्तियों के विचार के लिए भारतीय संविधान ने किस देश से संदर्भ लिया है। ठीक है, तो किस देश से संदर्भ लिया है दोस्तों? कनाडा से लिया है। किस देश से लिया है दोस्तों? कनाडा से लिया है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, भारतीय संविधान में प्रावधान जो है और देश ये कहाँ से लिए गए हैं? अवशिष्ट शक्तियों का विचार ये कनाडा से लिया गया है। मौलिक अधिकार ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो इसको कैसे याद करेंगे? ठीक है, देखिए सभी देशों में सबसे जो शक्तिशाली देश किसको माना जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। ठीक है, किसको माना जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका को। तो यही क्या करता है? सबके ऊपर अपना अधिकार जमाता है। क्या जमाता है? अपना अधिकार जमाता है। उसके बाद नीति निदेशक तत्व ये आयरलैंड से लिया गया। संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, इसी तरह दोस्तों जैसे पूछा है मौलिक अधिकार। ठीक है, इसी के साथ अगर आ जाए मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है दोस्तों? रूस यानी रसिया से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रसिया से लिया गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया? कह रहा है कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया? तो दोस्तों किसने किया था? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू ने किया। अंतरिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू के पास प्रधानमंत्री पद के साथ साथ राष्ट्रमंडल संबंध एवं विदेशी मामलों का विषय भी था। सरदार पटेल गृह मंत्री थे। सूचना एवं प्रसारण विभाग के मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री तथा राजगोपालाचारी शिक्षा विभाग के मंत्री थे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो इसमें विशेषता नहीं है तो कौन सी नहीं है? सबसे छोटा लिखित संविधान। ठीक है, भारत का जो संविधान है सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ना कि सबसे छोटा। बाकी त्रिस्तरीय सरकार है, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार है, राजनीति के निदेशक सिद्धांत भी है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 से पहले देख लीजिए इसका जो 3 का है। भारतीय संविधान सबसे छोटा लिखित संविधान न होकर विश्व का सबसे लंबा संविधान है। लिखित संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें 22 भाग, ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें कितने भाग हैं? 22 भाग, 12 अनुसूची। मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? 8 थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में कितनी है? 12 अनुसूची है। उसके बाद 395 अनुच्छेद है। भारत के संविधान की अन्य विशेषताएं विभिन्न स्रोतों में विहित सरकार का संसदीय स्वरूप, संसदीय संप्रभुता एवं न्याय की, ये सब जरूरत नहीं है जो लिखा है, लेकिन इतना जरूर याद कर लीजिएगा। इसमें 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद है और प्रेजेंट टाइम में 12 अनुसूची है। लेकिन जब संविधान बना था तब कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है दोस्तों, ये प्रतिबद्ध न्यायतंत्र। ठीक है, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र ये इसकी विशेषता नहीं है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में अर्धसंघीय संरचना, शक्तियों का पृथक्करण तथा भारतीय संविधान का लिखित होना और संविधान का सर्वोच्च होना भारतीय संविधान की विशेषता है। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, न कि भारत में प्रतिबद्ध न्यायतंत्र की व्यवस्था की गई है। अतः विकल्प भी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? ठीक है, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो किसने रखा था दोस्तों? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने रखा था दोस्तों? उद्देश्य प्रस्ताव को किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, इनका क्या नाम है? जवाहरलाल नेहरू। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। ध्यान रखिएगा, ये डेट भी याद रखिएगा। ठीक है, कि कब रखे थे? 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। BR अम्बेडकर प्रारूपी समिति के अध्यक्ष तथा BN राव
ने संवैधानिक सलाहकार की भूमिका निर्वहन किया था। ये भी याद रखिएगा। जो पूछता है कि प्रारूपी समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो भीमराव अम्बेडकर जी थे। और उसके बाद संवैधानिक सलाहकार कौन था, इनका नाम था BN राव था। इतना आपको ध्यान रखना है। अगला है भारत जैसे देशों के लिए उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ स्वरूप है। भारत जैसे देश के लिए उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ स्वरूप है। कौन सा स्वरूप है आपको बताना है, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा सहकारी संघवाद। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, सहकारी संघवाद। तो छठवा क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। छठवा क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। भारत जैसे देश के लिए उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ स्वरूप सहकारी संघवाद है। क्या है, सहकारी संघवाद है। जी ऑस्टिन के अनुसार भारत का संविधान सहकारी परिसंघी संविधान है, जबकि केसी हुएर के अनुसार भारत का संविधान अर्धसंघी है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। आपको बताना है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दोस्तों आपको पता होना चाहिए कब हुआ था, 9 दिसंबर। कब हुआ था दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। इसके 2 दिन के बाद दोस्तों जो 11 दिसंबर है, 11 दिसंबर 1946 को दूसरा अधिवेशन हुआ था। इसमें अस्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। तो पहला पूछा है तो कब हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946 को हो जाएगा। इसके बारे में देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसके अस्थायी, ध्यान रखिएगा, अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के सबसे वयोवृद्ध सदस्य होने के कारण डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना था, ठीक है। अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसको चुना था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। संविधान सभा का कुल 12 अधिवेशन हुए। कितने अधिवेशन हुए थे दोस्तों, कुल 12 अधिवेशन हुए थे। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन, ध्यान रखिएगा, 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कितने अधिवेशन हुए थे, 12 अधिवेशन हुए थे। और 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। तो संविधान को कब अडॉप्ट किया गया था या अंगीकृत किया गया था दोस्तों, ये डेट ध्यान रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को ये संविधान अंगीकृत किया गया था, ठीक है। उसके बाद है 24 जनवरी 1950 को एक और बैठक हुई जिसमें सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किया गया। उसके बाद 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था, ठीक है। तो पूर्ण रूप से लागू कब किया गया था दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को। अडॉप्ट यानी अंगीकृत कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। ये दोनों क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारतीय संविधान में संघवाद निम्न में से किस देश से लिया गया। आपको बताना है कि संघवाद किस देश से लिया गया। तो दोस्तों संघवाद कहाँ से लिया गया, अभी ऊपर पढ़ें दोस्तों, ये कनाडा से लिया गया। कहाँ से लिया गया दोस्तों, कनाडा से लिया गया है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, कुछ देश पूछता है कि कौन सा चीज़ किस देश से लिया गया है, इसके बारे में। भारतीय संविधान में संघवाद कनाडा से लिया गया है। भारतीय संविधान में अन्य देशों से लिए गए वो बंद हैं USA के संविधान से। USA मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका से। देखिए अभी बताएं ऊपर, मूल अधिकार, ये तो बहुत पूछता है, मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। उसके बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति और महाभियोग, ये सब कहाँ से लिए गए हैं, USA से लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, इसको तो जरूर ध्यान रखिए, समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया था, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, इसको एक समवर्ती सूची और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है इस किस संविधान से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मॉन्टफोर्ट सुधारों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। पूछा है कि मॉन्टफोर्ट सुधारों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, तो कौन सी थी दोस्तों, ये थी केंद्र एवं रियासतों के साथ साथ, ठीक है, केंद्र एवं रियासतों के साथ साथ दैर्ध्य शासित रियासतों के मध्य शक्ति का विभाजन, एक इसका था मॉन्टफोर्ट सुधार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। अब इसके बारे में देख लीजिए, भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टफोर्ट सुधार
या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत पहली बार केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था स्थापित की गई तथा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांटा गया और प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। ये ध्यान रखिएगा, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली कब लागू की गई थी, किस अधिनियम के द्वारा? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। इस अधिनियम में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। द्वैध शासन का सिद्धांत लियोनेल कार्टिस नामक अंग्रेज ने अपनी पुस्तक डायरकी में प्रतिपादित किया था। तो ये वाला क्वेश्चन पूछता है, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली कब लागू की गई थी? दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1919 में लागू की गई थी। ठीक है, 9 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है कि भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था। पूछा है कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था। तो दोस्तों कब पारित किया गया था ये आपको बताना है। तो कब किया गया था दोस्तों बताइए? ये 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। ठीक है, लागू कब हुआ था? 26 जनवरी पूर्ण रूप से, 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। अब पारित कब हुआ था दोस्तों? 26 नवंबर 1949 को। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। अब इसके बारे में देख लीजिए कि भारत संसदीय प्रणाली की सरकार वाला एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। यह गणराज्य भारतीय संविधान द्वारा शासित है। भारतीय संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत का संविधान निर्माता कहा जाता है। ये संविधान का मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। मसौदा समिति का या प्रारूपी समिति का है। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, कितने अनुच्छेद दोस्तों? 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग थे। प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे। पूछा है कि अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे। इसमें ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष नहीं पूछा, उपाध्यक्ष पूछा। तो उपाध्यक्ष कौन थे? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आइए इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए कि भारत की अंतिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को नवनिर्वाचित संविधान सभा द्वारा किया गया था। कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। गृह मामले, सूचना एवं प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। श्रम मंत्री जगजीवन राम थे। रेलवे एवं परिवहन मंत्री आशा अली थे। ठीक है, पूछा अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन से थे। तो भाई गृह मंत्री सबसे पहले कौन बने थे ये तो आपको पता होगा। कौन बने थे दोस्तों? सरदार पटेल जी बने थे। कौन बने थे गृह मंत्री सबसे पहले? सरदार पटेल जी बने थे। इनके बारे में देख लीजिए, सरदार पटेल प्रथम गृह मंत्री थे। अब प्रथम श्रम मंत्री जगजीवन राम थे। अब प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री पूछेगा तो मोरारजी देसाई बने थे। यूपी के पहले मुख्यमंत्री और भारत के चौथे गृह मंत्री ये गोविंद बल्लभ पंत थे। तो यूपी के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन दिए हैं सभी के सभी क्या हैं? गलत है। ये देखिए क्यों गलत है दोस्तों। कह रहा भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,70,369 शब्द, 1,70,369 शब्द से बना है। देखिए इसमें किसी में ऑप्शन नहीं दिया है। ठीक है, इसीलिए इस ऑप्शन को हटा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान लिखा गया था। तो भारत का संविधान कब, कितने दिन में लिखा गया था दोस्तों? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में लिखा गया था। ठीक है, कितने दिन में लिखा गया था दोस्तों? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। तो हम कहेंगे 2 वर्ष से अधिक, किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में लिखा गया था। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए कह रहा भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 2 साल 11 माह 18 दिन लगे। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई। संविधान निर्माण में, ठीक है, 63,96,729 का व्यय हुआ। संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था और 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हम कह रहा है दोस्तों कि भारतीय संविधान को माना गया है। तो इसको क्या माना गया दोस्तों? रूप विधान में संघीय और भावना में
एकात्मक माना गया है। ठीक है, तो इसका कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसके बारे में देखिए यहाँ पर लिखा है, स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए इसके बारे में क्या पूछा है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। इसे पूछा है इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं थी। कह रहा है यह लिखित संविधान है, तो बिल्कुल बात सही है, ये इसकी क्या है, विशेषता है। ठीक है, 16 का जो पहला है इसकी क्या है, विशेषता है। उसके बाद कह रहा है यह अनुमेय है, यानी इसे संशोधित किया जा सकता है, बिल्कुल संशोधित किया जा सकता है, लेकिन यह अनमय भी है, कुछ भाग के रूप में, यानी इसका मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता। ये बात सही है। कह रहा है यह एकल है क्योंकि केंद्र में अधिक शक्ति है, लेकिन यह संघीय भी है क्योंकि शक्ति केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित है। ये भी सही है। यही है इसके मतलब, यही सही नहीं है डी वाला। खैर इसे राज्य के राज्यपाल, सांसदों और विधायकों के परामर्श से संशोधित किया जा सकता है। ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, राज्य के राज्यपाल से संशोधित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, 16 कौन सा सही हो जाएगा, डी हो जाएगा। 16 का कौन सा सही हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसके बारे में देख लेते हैं। भारतीय संविधान का भाग 20 अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। संविधान का जो भाग है 20 और अनुच्छेद जो 368 है दोस्तों, इस संविधान संशोधन से संबंधित है। भारत में संविधान संशोधन की शक्ति सांसद को दी गई है। संसद प्रस्तावना तथा मूल अधिकार सहित संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है, किंतु संविधान के आधारभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य के अनुसार ही है। ठीक है, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की शक्ति और प्रक्रिया दी गई है। संविधान संशोधन के लिए 3 प्रकार की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, अब विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था। ठीक है, आपको बताना है निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था। तो किसने किया था दोस्तों, आपको बताना है। तो किसने किया था दोस्तों, इनका नाम था एम.एन. राय। इनका क्या नाम था दोस्तों, एम.एन. राय था। 17 का यहाँ पर डिटेल देख लेते हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर पहली बार वर्ष 1935 में एक संविधान सभा की मांग की थी। संविधान सभा का विचार एम.एन. राय की दिमाग की उपज थी। किसकी दिमाग की उपज थी दोस्तों, एम.एन. राय की दिमाग की उपज थी। ब्रिटिश सरकार ने लिनलिथगो प्रस्ताव या अगस्त प्रस्ताव 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर संविधान सभा के गठन पर विचार निश्चित आश्वासन नहीं की बात कही। क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में ही सर्वप्रथम भारतीयों की संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया। कैबिनेट मिशन 1946 के तहत संविधान सभा नवंबर 1946 में अस्तित्व में आई थी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। ठीक है, तो संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम क्या था। तो दोस्तों इनका नाम था एच.सी. मुखर्जी। इनका नाम क्या था दोस्तों, एच.सी. मुखर्जी था। ठीक है, एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष थे। यह मद्रास प्रेसिडेंस के एडवोकेट जनरल भी थे। मौलिक अधिकारों संबंधी उप समिति के अध्यक्ष जी.वी. कृपलानी थे। अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर संविधान का मसौदा तैयार करने वाले समिति के 7 सदस्यों में से एक थे। बी पटाभी सीतारामैया संविधान सभा में हाउस कमेटी के अध्यक्ष थे। के.एम. मुंशी संविधान सभा में ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान सभा द्वारा को अपनाया गया 26 नवंबर 1900 को लागू हुआ था। तो पूछा है कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तो अपनाया कब गया था दोस्तों। तो आप जानते हैं 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। इसके बारे में हम काफ़ी पढ़ चुके हैं दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी। ठीक है, तो कुल कितनी महिला सदस्य थी आपको बताना है। तो कितनी महिला सदस्य थी दोस्तों, 15 महिला सदस्य थी। कितनी महिला सदस्य थी, 15 महिला सदस्य थी। ये कई बार पूछा, बस इतना ही पूछता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता। बाकी स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है,
अगला है कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों संविधान सभा के आपको बताएं कौन थे दोस्तों, ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनका क्या नाम था दोस्तों, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ध्यान रखिएगा ये अस्थायी अध्यक्ष भी थे, आप इसके पहले ऊपर पढ़ चुके हैं। तो 21 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में है यही चीज़ें लिखा है, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारंभिक समिति के अध्यक्ष थे। देखिए ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट होते घुमा फिरा के, ठीक है। उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, पूछा है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे। तो दोस्तों ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, आपको पता ही होगा दोस्तों, इनका नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। देखिए इनके बारे में देख लीजिए। कह रहा BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूपी समिति का गठन किया गया। देखिए चाहे ड्राफ्टिंग, यहाँ देखिए दोस्तों, चाहे ड्राफ्टिंग लिखे चाहे प्रारूपी लिखे, बात एक ही है, ठीक है। ड्राफ्टिंग समिति या प्रारूपी समिति का अध्यक्ष कौन थे, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। प्रारूपी समिति के सदस्यों की संख्या इस प्रकार है, कितने लोग थे इसमें दोस्तों, 7 लोग थे, और इसके जो अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर थे। उसके बाद देखिए यहाँ पर इनके बारे में लिखा गया है और कौन 6 लोग थे, यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्योंकि ये सब पूछता नहीं कि कौन सातों कौन है, सातों कौन याद कर पाएगा दोस्तों, अगर आप याद कर ले रहे हैं तो आपके लिए अच्छी बात है। राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विद्या से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती है। यह किसका कथन है, तो दोस्तों ये किसका कथन आपको बताना है। तो ये दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का है। किसका है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का है, ठीक है। कि निम्नलिखित में से, अब देखिए संघ एवं राज्य क्षेत्र पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था। ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था। तो किसके द्वारा अलग किया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1935। इस अधिनियम से बहुत से क्वेश्चन पूछते हैं। तो 24 का क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा, ठीक है। 24 का क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था। इस अधिनियम के प्रावधान निम्नलिखित है, ये नियम जानना बहुत जरूरी है 24 का। अब देखते हैं डिटेल इसमें क्या क्या दिया है दोस्तों। देखिए इस एक्ट के द्वारा पहली बार संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रयास किया गया था। प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली की स्थापित किया गया था। ये वाला दूसरा पॉइंट जरूर नोट कर लीजिएगा। उसके बाद संघीय न्यायपालिका की स्थापना की गई थी। इस अधिनियम के तहत विषयों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। संघ सूची 59 विषय, राज्य सूची 54 विषय एवं समवर्ती सूची 36 विषय, ठीक है। ये वाला भी ध्यान रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम को एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, दास्ता का अधिकार पत्र कहा था, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ है। तो कौन सा अनुच्छेद कहता है दोस्तों, ये कहता है अनुच्छेद 1, ठीक है। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत क्या है, राज्यों का एक संघ है, ठीक है। अब देखिए इससे भी पूछता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। भारत के राज्य और उनके राज्य क्षेत्रों को पहली बार अनुसूची में भी निर्दिष्ट किया गया। देखिए अनुच्छेद 1 आपको पता हो गया, अनुच्छेद 1 में क्या, भारत राज्यों का एक संघ है। इसी तरह अगर पूछे अनुच्छेद 2 क्या है, तो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, ठीक है। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना किस में है, अनुच्छेद 2 में है। अनुच्छेद 3 में क्या है, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों एवं सीमाओं के नामों में परिवर्तन किस में है, अनुच्छेद 3 में है। अनुच्छेद 4 में क्या है, पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुसांगिक एवं प्रमाणिक विषयों का उपबंध कराने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ है। तो अगर पहला, दूसरा, तीसरा तो आपको जरूर याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। भारत की स्वतंत्रता के समय कितनी रियासतें आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त मौजूद थी। तो कितनी थी दोस्तों, आपको बताना है। तो दोस्तों कितनी थी, तो ये थी 565 रियासतें। कितनी थी दोस्तों, 565 रियासतें थी, ठीक है। बस इससे ज़्यादा नहीं कोई पूछता है। और यहाँ पर देख लीजिए कितने
ये 22 जून 1947 को भारत सरकार द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया। 15 अगस्त 1947 तक हैदराबाद, जूनागढ़ एवं कश्मीर को छोड़कर अन्य सभी रियासतों ने विलय के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बाकी आपको डिटेल पढ़ना है तो यहाँ से आप दोस्तों पढ़ सकते हैं। संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है, तो भारत को क्या घोषित करता है आपको बताना है। तो दोस्तों ये क्या घोषित करता है कि भारत एक संघीय राज्य है। ठीक है, भारत कैसा है, एक संघीय राज्य है। ठीक है, अभी इसके बारे में पहला और दूसरा को पढ़ें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देखिए, को उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया। तो उत्तराखंड नामक एक नए राज्य अस्तित्व में कब आया था दोस्तों, ये आया था 9 नवंबर 2000 को। कब आया था दोस्तों, 9 नवंबर 2000 को आया था। तो 28 का कौन सा सही हो जाएगा, बी हो जाएगा। 28 का कौन सा सही हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। ठीक है, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। देखिए, उत्तराखंड उत्तर भारत में स्थित एक विशेष दर्जा प्राप्त राज्य है जिसका गठन 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग कर 27वें राज्य के रूप में किया गया तथा छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को और झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई। तो देखिए 2000 में 3 राज्यों का गठन किया गया था। वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भाषा के आधार पर राज्यों को पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था, तो भाषा के आधार पर कब किस वर्ष किया गया था दोस्तों, आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों बताइए कि कब किया गया था। तो ये दोस्तों कब किया गया था, 1956 में। ठीक है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया था। ठीक है, अब इसके बारे में देख लीजिए क्योंकि पूछता है भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन के लिए केंद्र सरकार ने फजल अली की अध्यक्षता में, किसके अध्यक्षता में, फजल अली की अध्यक्षता में अन्य सदस्य हृदयनाथ कुंजरू तथा KM पडिक्कर के राज्य पुनर्गठन आयोग की गठन 1953 में किया था। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था दोस्तों, 1953 में, और जिसके अध्यक्ष पूछता है जरूर फजल अली की अध्यक्षता थी। ठीक है, इसमें अध्यक्ष कौन थे, फजल अली थे। ठीक है, यद्यपि आयोग ने 16 राज्यों एवं 3 संघ राज्य क्षेत्रों के गठन का सुझाव दिया, लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत 14 राज्यों एवं 6 संघ राज्य क्षेत्रों का गठन किया गया था। ठीक है, तो पूछेगा कि राज्य का पुनर्गठन भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था, तो 1956 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, तो दोस्तों कब दिया गया था, ये 1972 में। कब दिया गया था दोस्तों, 1972 में। कब दिया गया था दोस्तों, 1972 में दिया गया था। ठीक है, त्रिपुरा वर्ष 1972 में पूर्ण राज्य बना। त्रिपुरा का एक उत्तर पूर्वी राज्य है। यह देश का तीसरा सबसे छोटा राज्य है। त्रिपुरा 1 जुलाई 1963 से केंद्र शासित प्रदेश था जो 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य बना दिया गया। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है। तो दोस्तों इसमें कौन सा योगदान नहीं देता आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें कौन नहीं देता है, औद्योगिक क्रांति। ठीक है, इसमें कौन सा नहीं देता है, औद्योगिक क्रांति। अब देखिए, भारत के संविधान के निर्माण हेतु निम्न देशों के संविधान से सहायता ली गई। जैसे ब्रिटेन से पूछेगा तो संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनात्मक को लिया गया। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, उच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति महाभियोग। रूस से मौलिक कर्तव्य, ध्यान रखिएगा, मौलिक कर्तव्य का प्रावधान एवं समाजवादी व्यवस्था। उसके बाद दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, यहाँ पे संविधान संशोधन। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, प्रावधान एवं राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। आयरलैंड से नीति निदेशक तत्व का सिद्धांत लिया गया। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब 31 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। अब 32 से दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, अब है भारतीय संविधान के प्रमुख अंग। अब इसमें देखिए प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना से क्या क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का आदर्श कहाँ से लिए गए हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों। भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं, तो दोस्तों ये कहाँ से लिए गए हैं, ये फ्रांसीसी संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं, फ्रांसीसी संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछा जाता, बस यहीं एक लाइन याद कर लीजिए। भारत के संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? भारत के संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? तो इसको आमुख कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? आमुख कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? आमुख कहा जाता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना को आमुख या प्रीमेबल कहा जाता है। प्रस्तावना में उस आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक एवं मौलिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार हैं। के.एम. मुंशी के अनुसार प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। पंडित ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान का सबसे सम्मानित भाग, संविधान की आत्मा, संविधान की कुंजी कहा है। बस दोस्तों आपको इतना ही रखना है यार, भारत के संविधान की प्रस्तावना को आमुख या प्रीमेबल कहा गया। ठीक है, प्रस्तावना का इंग्लिश यहीं प्रीमेबल होता ही है। अगर इंग्लिश आपको याद रहेगा तो कोई याद करना। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य सुरक्षित है। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य सुरक्षित है, तो इसका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को सुरक्षित करना। ठीक है, व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को सुरक्षित करना, ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य है। चलिए देखते हैं अब 34 के बाद क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए मिलाने वाला है, तो इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। एक मिनट, देखिए कह रहा वर्ग एक और वर्ग दो को उचित मिलान कीजिए। आपको बताना है कि इसमें कौन सा होगा। ठीक है, तो अब देखिए प्रभुत्व संपन्न मतलब क्या होता है? ठीक है, प्रभुत्व संपन्न मतलब क्या होता है? प्रभुत्व संपन्न मतलब होता है कि लोगों को बाह्य एवं आंतरिक, ठीक है, लोगों को बाह्य एवं आंतरिक मामलों का निर्णय लेने का अधिकार है। ये क्या है? प्रभुत्व संपन्न होता है। ठीक है, उसके बाद प्रजातांत्रिक मतलब क्या होता है? आपको बताना है प्रजातांत्रिक मतलब क्या होता है। तो ये होगा दोस्तों, लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त है। धर्मनिरपेक्ष मतलब क्या होता है दोस्तों? कि नागरिक को किसी भी धर्म को अपनाने का पूर्ण स्वतंत्रता। भाईचारा मतलब होगा सभी को एक परिवार के सदस्य के रूप में रहना। तो पहला क्या हो जाएगा? देखिए पहले का बी में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी हो जाएगा। पहले क्या हो जाएगा? देखिए सी हो जाएगा। पहले का अगर बी आपको पता है तो क्या हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा। यही एक मैच कर रहा पहले का बी में, तो यहाँ पे लिखा है वही चीज़ें दोस्तों। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को की समानता का वचन देता है। तो किसका देता है दोस्तों? वचन किसका देता है आपको बताना है। तो देखता है हैसियत और अवसर का। ठीक है, हैसियत और अवसर का वचन देता है। ठीक है, आइए इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए भारतीय संविधान के प्रस्तावना में हैसियत, प्रतिष्ठा और अवसर यानी स्टेटस और अपॉर्चुनिटी का समानता की बात की गई। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 14 से 18 में उल्लिखित है। यह अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। ठीक है, तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? तो दोस्तों किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? तो दोस्तों चलिए बताइए किसको माना गया है? तो प्रस्तावना को माना गया है। किसको माना गया है संविधान की आत्मा को? प्रस्तावना। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32 को माना गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा माना जाता है। बस इतनी ही बात आपको ध्यान रखना। ठीक है, 37 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। 38 से दोस्तों मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? तो दोस्तों 19 में कौन सा अधिकार शामिल है आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्र का अधिकार है। ठीक है, किसका है? वाक मतलब यानी बोलने की, और अभिव्यक्ति स्वतंत्र का अधिकार है। बोलने की या बात करने की अधिकार हमें किस में अनुच्छेद में है दोस्तों? 19 में है। और भी देखिए किस में क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया है। ठीक है, समानता का अधिकार कहाँ से? 14 से 18 तक है समानता का अधिकार। 14 से 18 और इतने जितने दिए सब इसमें पूछा गया है दोस्तों। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 है। शोषण के विरुद्ध 23 और 24 से बहुत बार पूछा गया है। धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28 है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी 29 और 30 है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में है। ठीक है, यही दोस्तों जो बताए हैं कि संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32 में है क्या? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक
ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए है, ठीक है। तो कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए है, तो इसका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा 29, 30। देखिए संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी है, लेकिन अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण हेतु कौन है दोस्तों, 29 है। कौन है दोस्तों, 29 है। और 30 क्या है, इनसे ये भी इन्हीं लोगों से संबंधित है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण से संबंधित है, और जो अनुच्छेद 30 है शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन में अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। और 26 में कहा गया है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। और 27 से किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदेह के बारे में स्वतंत्रता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 40 है अगला क्वेश्चन, के पास मौलिक अधिकार को लागू करने का शक्ति है। तो मौलिक अधिकार को लागू करने के पास किसके पास शक्ति है दोस्तों, आपको बताना है। तो किसके पास है दोस्तों, इस सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है, ठीक है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास, ठीक है, मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। यहाँ से ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय किस आर्टिकल के हिसाब से होता है दोस्तों, अनुच्छेद 32 के हिसाब से। अनुच्छेद 226 जो है के तहत उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार लागू करने का शक्ति प्राप्त है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये अनुच्छेद 32 के हिसाब से सर्वोच्च न्यायालय को और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति प्राप्त है। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद 40 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। दोस्तों जो बता रहे हैं कि क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको नोट करते रहिएगा, आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद अगला है बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है। तो किस भाग से संबंधित है दोस्तों, आपको बताना है। तो यह है मौलिक अधिकार से, ठीक है। ये किससे संबंधित है दोस्तों, ये मौलिक अधिकार से संबंधित है। इससे भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस का प्रावधान भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार 12 से 35 वाले भाग में वर्णित है। अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी करने का शक्ति प्रदान की गई है। ये रिटें 5 प्रकार की हैं। कौन कौन है, एक बंदी प्रत्यक्षीकरण जो ऊपर आप पढ़े हैं, ठीक है। दूसरा है परमादेश प्रतिषेध उत्प्रेषण एवं अधिकार परीक्षा। बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ है शरीर को प्रस्तुत किया जाए, ठीक है, शरीर को प्रस्तुत किया जाए। यह रिट सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत दोनों के विरुद्ध जारी किया जाएगा। यानी जब जज आदेश देता है कि किसी व्यक्ति को कोर्ट में उपस्थित करो तो उसको शरीर के साथ क्या किया जाता है, कोर्ट में उपस्थित करने का आदेश देता है, वहीं क्या कहलाता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर है 42 में कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा का स्रोत है। तो मौलिक अधिकार की अवधारणा का स्रोत कौन है दोस्तों, मौलिक अधिकार अभी बताए हैं। अधिकार कौन जनाता है दोस्तों, यूएसए वाला, ठीक है। कहाँ से जनाता है दोस्तों, यूएसए वाला। उसके बाद चलिए 42 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। अब यही दोस्तों कहाँ से कौन सा लिया गया इसके बारे में ऊपर आप पढ़ चुके हैं, तो वहीं बार बार पढ़ने का क्या मतलब है, वीडियो लंबा बन जाएगा। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, कह रहा है ये किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये किससे संबंधित है, ये अनुच्छेद 21 ऐसे संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों, अनुच्छेद 21 ऐसे संबंधित है। ये भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। देखिए शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जिसका संबंध अनुच्छेद 21 ऐसे है। यह प्रावधान 86वें, ध्यान रखिएगा 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से जोड़ा गया। अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 29 एवं 30 में संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है। तो जो शिक्षा का अधिकार है दोस्तों ये कब जोड़ा गया है, 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया है। और किस आर्टिकल में है दोस्तों, 21 में है, ठीक है। इतना आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। 43 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में है सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु समूह के बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। तो कितने दोस्तों, 6 से 14 वर्ष तक, 6 से 14 वर्ष तक सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु समूह के बच्चों को शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। तो 6 से 14 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो 44 का ये हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। देखिए क्वेश्चन नंबर 45, यहाँ पर देखिए वही चीज़ें लिखा गया है, ठीक है। 86वें संविधान संशोधन है, 6 से 14 वर्ष की आयु तक बच्चों को मुफ्त शिक्षा है। आप यहाँ से देखिए, हम ऐसे कर दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है
कि कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है। कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है, तो कौन करता है दोस्तों, इसमें आपको बताना है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार ये अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, डी। दोस्तों इसके बारे में आप ऊपर पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संविधान स्वीकृति मूलभूत अधिकारों के उदाहरण नहीं है। ठीक है, कौन सा स्वीकृति मूलभूत अधिकारों के उदाहरण नहीं है, तो दोस्तों जो सी है, माँ बाप की संपत्ति के उत्तराधिकारी उनके बच्चे होंगे। ठीक है, ये नहीं है क्योंकि संपत्ति के अधिकार को मूल संविधान से हटा दिया गया है। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रह गया है। ठीक है, यही क्वेश्चन में कहा गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये था क्वेश्चन नंबर 46 था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में है कि मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है। ठीक है, मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए किसे सौंपा है दोस्तों, आपको बताना है। इसके बारे में ऊपर हम बताएं। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय। ठीक है, उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और देखिए मौलिक अधिकार को अभी यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसके बारे में ऊपर आप पढ़ चुके हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत आता है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत आता है। तो दोस्तों क्या आता है, ये मौलिक अधिकार आता है। क्या आता है दोस्तों, ये मौलिक अधिकार आता है। 48 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी इस कानून के सामने समानता से संबंधित है। तो कौन सा संबंधित है दोस्तों, आपको ये बताना है। तो कौन सा होगा दोस्तों, इसमें 14। ठीक है, 14 क्या है, विधिक समानता यानी कानून के सामने समानता की बात करता है कौन, अनुच्छेद 14। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये वाला सेशन खत्म होता है। अब यहाँ से मौलिक कर्तव्य यानी क्वेश्चन नंबर 50 से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, मौलिक कर्तव्य क्वेश्चन नंबर 50 से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक दोस्तों यदि चैनल पे आप न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। हो सके तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।